इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में सभी का हृदय से स्वागत है। और हम लोग रितंबरा वेब स्वाध्याय में सभी का हृदय से स्वागत है। दोपहर का सेशन है, मुझसे मंदाकिनी निकला। मंदाकिनी प्रातःकालीन 11 से 12 का सेशन जो है उसका नाम मंदाकिनी वेब स्वाध्याय है। दोपहर वाले का रितंबरा और रात्रि का आद्य शक्ति। हम लोग रितंबरा वेब स्वाध्याय में पुनः एकत्रित हुए हैं और पढ़ रहे हैं देश बंधु चितरंजन दास जी के जीवन चरित्र को। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसे महापुरुष और जीवन के एक ऐसे पक्ष को हम समझ पा रहे हैं जो कि बहुत ही अछूता रहता है। हम लोग जाते ही नहीं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, इतिहास में महापुरुषों को पढ़ाया तो जाता है, किंतु पर्दे के पीछे की भी कुछ कहानियां होती है, कुछ अनसंग हीरोज होते हैं। उनके बारे में तो पढ़ना, जानना, उनके नाम तक हल्के फुल्के ढंग से पता तो लगते हैं, लेकिन उनका जीवन कैसा रहा ये जानने का आज मौका हम सभी को मिल रहा है। चितरंजन दास जी जो रहे देश बंधु जो हैं, गुरुदेव कहते हैं त्याग और परोपकार के आराधक हैं। एक वकील की जिंदगी और वकील के का परिवार कैसा रहा और कैसी थी भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व को और पूरे समाज को अपना परिवार मान के चलती थी, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। आइए अब हम अभी तक हमने जो पढ़ा उससे आगे बढ़ेंगे। आदरणीय अनीता जी से निवेदन करती हूँ कि वे आगे का क्रम बोले। जी दीदी, सभी को प्रणाम। आज बुधवार है और रितंबरा वेब स्वाध्याय में आप सभी का फिर से सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज हम लोग देशभक्त देश बंधु चितरंजन दास जी की जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके पहले हम सभी गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रे नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए हम सभी उदयमान सविता देवता को ध्यान में करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि हम लोगों ने सुबह में पढ़ा और समझा, चितरंजन दास जी है ना, देश बंधु, उनके नाम के पीछे जैसा कि लगा बिल्कुल उनके नाम और उनके जो जीवन थे वो बिल्कुल मैच करते थे, उसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। बचपन से ही माता पिता से विरासत में उन्हें न्याय परायणता, सहृदयता, उदारता, त्याग, परोपकार, ये सब उनको माता पिता से मिले थे। और जिस समय चितरंजन दास जी का आविर्भाव हुआ, उनके समकालीन, उनके साथ में ही
हमारे महर्षि अरविंदो, बिपिन चंद्र पाल, श्री ब्रह्म बांधव उपाध्याय, खुदीराम प्रफुल्ल, ये सारे जितने भी देशभक्त के बारे में हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे जिनके नाम है नहीं है, तो वो सभी लोग, और एक बयार सी चल पड़ी थी उस समय सामाजिक राजनीतिक क्रांति के रूप में कि अब हमारे देश को आजाद होने से कोई नहीं रोक पाता। तो छोटे छोटे टुकड़ियों में सभी गुप्त रूप से छोटे छोटे संगठन बना करके जो जहां है जिस रूप से, तो क्योंकि अब बातचीत से बात संभल नहीं रही थी, तो उस समय सभी क्रांतिकारी जो थे वो बिल्कुल जोश खरोश के साथ देश को आजाद करने में लगे हुए थे। उसमें तरह तरह के है ना, वहाँ किंग फोर्स जो वहाँ का अंग्रेजी शासन का जो हेड था, उसको मारने के लिए भी बम बनाए गए। मतलब तरह तरह से जो क्रांतिकारी लोग थे अपने क्रियाकलाप में लगे हुए थे। लेकिन इसमें हमारे देशबंधु चितरंजन दास जी की भूमिका जो थी वो एक वकालत, है ना, उन्होंने आईसीएस की भी परीक्षा दी थी, लेकिन उनकी जो बड़बोलापन और सटीक अन्याय को न सहना और सटीक जवाब देने की क्रिया के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, है ना, उनसे कम योग्यता वाले को चुन लिया गया और वो आईसीएस की परीक्षा पास नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने वकालत की थी और उस वकालत की डिग्री को उन्होंने अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तो किस रूप में कि उन्होंने महर्षि अरविंदो को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्हें न गलती होते हुए भी अंग्रेजी शासन, चूंकि जानते थे कि महर्षि अरविंदो के नेतृत्व में जो है ये संचालन का कार्य चल रहा था। वो देशभक्त गायक थे, राष्ट्रीय देवदूत थे, मानवता के प्रेमी थे। तो उनको उनकी सिर को कुचलने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया था। उनके सजा का ऐलान उन लोग करना चाहते थे, उन्हें जेल में डालना चाहते थे, फांसी की सजा। लेकिन इन्होंने अपने वकालत के बल पर बिना फीस लिए हुए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर भी आफत आ गया, उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा, लेकिन देश के लिए समर्पित भाव से उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने त्याग बलिदान की भावना उसी रूप में देशभक्ति की और सभी की लड़ाई, अदालत की लड़ाई उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जाकर के लड़ा और उसमें उन लोगों को न्यायालय से आजादी दिलाई। और एक जगह पर उन्होंने न्यायाधीश से कहा भी कि अरविंद जी देशभक्त हैं, गायक हैं, जब वो चले भी जाएंगे, ये सब झगड़ा समाप्त भी हो जाएगा, तो भी समाज में उनका गुणगान होगा, लेकिन आप भी जिस पद पर बैठे हुए हैं, मतलब इतनी दिलेरी उनमें थी कि उस शासन के विरुद्ध बोलने का साहस कि आप भी जज के रूप में हैं और जब आपकी भी बारी आएगी तो आपके भी कर्म कृत्य का लेखा जोखा होगा समाज में। तो एक तरह से आंख खोलने वाली बात है ना। तो इससे सभी प्रभावित हुए जज लोग और फिर वो उनके विरुद्ध जजमेंट ना दे सके, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर इस तरह के दलीलें पेश की और सबको छुटकारा दिलाई। तो इस रूप में ही उन्होंने अपनी देश की सेवा की और अपने सर्व कुछ समर्पित किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका पर मानहानि का अभियोग। तो दीदी जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आइए बहुत अच्छे से हम चितरंदास बाबू जी के बारे में पढ़ रहे, जान रहे। आगे हम पढ़ते अमृत बाजार पत्रिका पर मानहानि का अभियोग। ऐसी ही कानूनी निपुणता का परिचय उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के मानहानि वाले मुकदमे में दिया, जैसे अरविंद जी के मुकदमे में दिया था। ऐसे ही हाईकोर्ट ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किसी की जमीन पर अधिकार करने के प्रश्न पर विचार करने का एक विशेष बेंच बिठाई थी, जिसमें 3 अंग्रेज जज और चौथे भारतीय जज श्री चट्टी थे। अमृत बाजार पत्रिका ने पेज पलट रही हूँ, पत्रिका ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि अगर जस्टिस चिट्टी की जगह किसी अन्य ऐसे जज को नियुक्त किया जाता जिसके पास कुछ जमीन होती तो अच्छा होता। इस पर पत्रिका के संचालकों को नोटिस दिया गया कि उन्होंने एक न्यायालय के विचाराधीन मामले पर टिप्पणी की है। इसके लिए
उन पर मानहानि का मुकदमा क्यों न चला जाए। पत्रिका ने इसकी पैरवी करने के लिए कलकत्ता के 4 सर्वोत्तम वकीलों को नियुक्त किया, जिनमें बम केस वाले सुप्रसिद्ध मिस्टर नाटन भी थे। जब एक एक करके तीनों वकीलों ने जजों को रुख प्रतिकूल देखा तो श्री दास पैरवी करने को खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पत्रिका का इरादा हाईकोर्ट की मानहानि करने का हरगिज नहीं था। उसके लेख में विवाद के विभिन्न पहलुओं को सामने रखकर अपने मत अनुसार समाधान का ढंग सुझाया गया है। लेख की कुछ बातें असंगत अवश्य है, पर उनका वास्तविक उद्देश्य इतना ही था कि इस मामले का निर्णय फुल बेंच द्वारा किया जाए। इसलिए यह लेख अनुचित भले ही हो, पर इसे किसी प्रकार न्यायालय की मानहानि नहीं होती। इसके बाद उन्होंने दीवानी और फौजदारी के विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले को ऐसी चतुरता से पेश किया कि फुल बेंच के जजों ने पत्रिका के पक्ष में निर्णय दे दिया। तो यहाँ इस पैराग्राफ में दूसरी उनकी जो निपुणता थी वकीलात करने की कि जो सच है उस सच के पहलू को बहुत ही अच्छे से वो उजागर करते। जैसे कि कोर्ट की मानहानि की है, ये पत्रिका ने ऐसा केस दर्ज किया गया, तो फिर उन्होंने ये साबित करके बताया कि नहीं, ये जो बात की गई थी वो केवल एक उद्देश्य था, इतना ही उद्देश्य था कि जो मामला है उसका निर्णय फुल बेंच द्वारा किया जाए। ऐसे नहीं कि किसी एक वकील कर ले और उसके पास कुछ है कि नहीं है कि क्या, जो भी कुछ थी वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से दलीलें की और जो फुल जो निर्णय दिया गया वो पत्रिका के पक्ष में दिया गया कि पत्रिका ने जो लेख लिखा था वो कोर्ट की मानहानि के लिए नहीं था। आगे कहते हैं, श्री दास की कानूनी निपुणता, संतुलित भाषण और निर्भीकता की सर्वत्र सराहना की जाती थी। यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रहे उनके बारे में कि उनकी जो कानूनी निपुणता थी, कोई किसी के पक्ष में वो निर्णय नहीं करते, जो सही था उसका ही वो साथ देते थे। फिर उनकी संतुलित भाषण, किस प्रकार से किस मुद्दे को किस प्रकार से बोला जाए और निर्भीकता की सर्वत्र सराहना की जाती। उनकी मृत्यु के पश्चात सभी प्रमुख जजों और वकीलों ने इन गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्री दास मुकदमे के समस्त पहलुओं पर पूरी तरह ध्यान देते। गवाहों के बयानों, लिखित प्रमाणों और परिस्थिति जन्य प्रमाणों का वह बड़ी सावधानी और होशियारी से विवेचन करते थे। उनमें अदम्य इच्छा शक्ति थी, जिसके फलस्वरूप वे जजों अथवा अपने विरोधियों से कभी भी नहीं दबते थे। वे एक सच्चे व्यक्ति के समान खड़े होते थे और ऐसी ईमानदारी तथा विश्वास के साथ बहस करते थे कि विरोधी भाव रखने वाले जज भी अंत में उनसे प्रभावित हो जाते। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से उनकी आत्मशक्ति, अदम्य इच्छा शक्ति की बात बताती कि उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी कि उनके लेख थे, उनके गवाही थे, उनके जो भी वो कार्य करते थे जिस पहलू पर, वो पूरी ईमानदारी के साथ इतनी इच्छा शक्ति से करते थे कि विरोधी भी उनके पक्ष में हो जाते थे। आगे दूसरा टॉपिक शुरू होता है कि उसके बाद वकील तो बहुत अच्छे वो थे, व्यक्तित्व उनका धनी थे व्यक्तित्व, और आगे कहते राजनीति में किस प्रकार से उन्होंने प्रवेश किया। यद्यपि श्री दास में देशभक्ति की भावना आरंभ से ही थी और वे अपने ढंग से देश सेवा के कार्यों में भाग लेते रहते थे, क्योंकि हम लोगों ने उनकी बाल्यावस्था को पढ़ा कि माता पिता के ही संस्कार थे उनके अंदर, देशभक्ति की भावना पहले से उनके अंदर थी। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक उच्च विचारों के प्रचारार्थ स्वयं नारायण नाम का एक मासिक पत्र निकाला था। इसके सिवाय वे न्यू इंडिया पत्र के भी एक बड़े सहायक थे, जिसका संपादन श्री विपिन चंद्र पाल करते थे। इसकी चर्चा करते हुए पाल बाबू ने एक बार लिखा था। तो वो वैसे तो वो वकीलात करते थे, जो इंडियन के अंग्रेज गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं, मगर जो हमारे से वो जो स्वतंत्र संग्राम के जो जुड़े थे उनके पक्ष में वो लोग वो वकीलात करते थे, और उसके साथ साथ वो राजनीतिक में भी जुड़े थे। नारायण नाम की पत्रिका वो निकालते थे अपने दम पर, मासिक पत्रिका, और न्यू इंडिया पत्रिका थी उसमें भी वो सहायक थे, और उसके जो संपादक थे वो विपिन चंद्र पाल थे। और उन्होंने लिखा है, जब प्रारंभिक मालिकों के लिए न्यू इंडिया का भार संभालना कठिन हो गया तो चितरंजन उनकी सहायतार्थ आगे बढ़े। कानूनी बंधन के कारण वे स्वयं तो उसके डायरेक्टर नहीं बन सकते थे, पर अपने मित्रों को उत्साहित करके एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना कराई, जिससे वह कार्य फिर चलने लगा। लगभग 20 वर्ष तक चितरंजन औरों में सच्चे सहयोगी के रूप में देश की सेवा करते रहे।
मैं काम करता था और वे मेरी जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते थे। यही नहीं, मेरी जिम्मेदारियों को वे एक विचित्र पवित्र कर्तव्य समझकर वहन करते थे, जिससे मुझे उनकी सहायता स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं था। तो यहाँ पे जो बाबूजी थे, विपिन चंद्र पाल थे, उनको वो सहयोग करते थे। उन्होंने जो पत्रिका निकाली थी न्यू इंडिया, तो शुरुआत में तो ठीक चल रही थी, फिर उसको संभालना कठिन हो गया, तो पूरी जिम्मेदारी थी वो चितरंजन दास बाबू ने ले ली। और वो डायरेक्ट तो उनको सहयोग नहीं कर पा रहे थे, मगर साइड में रहते हुए लोगों को और प्रोत्साहित करते थे उनको सहयोग करने के लिए। उनकी जो जिम्मेदारी था वो सारी उन्होंने चितरंजन बाबू ने उठा ली थी। देशबंधु चितरंजन दास ने अपने इस कार्य के द्वारा कर्तव्य पालन की एक नई दिशा का बोध करवाया। यानी कि कर्तव्य पालन करना है, अगर हम सीधा सीधा सहयोग नहीं कर सकते तो ऐसे भी सहयोग कर सकते हैं कि लोगों को करे, या फिर ऐसे सहयोग करे कि अपना नाम आगे ना आए मगर सहयोग तो जरूर कर सके। तो यहाँ पे कर्तव्य पालन की एक नई दिशा का उन्होंने बोध करवाया। बहुत से व्यक्ति अपने कारोबार, नौकरी अथवा अन्य सांसारिक बंधनों का कारण बतलाकर सेवा कार्यों से पृथक रहते, पर वे क्या किसी अन्य रूप में ऐसे कार्यों में सहयोग नहीं कर सकते? दास बाबू को अपने वकालत के धंधे में इतना अधिक काम करना पड़ता था और उस जमाने में उनके ऊपर अपने अभियुक्तों की हित रक्षा की इतनी अधिक जिम्मेदारी रहती थी कि वे देश के कार्यों में न तो अधिक समय दे सकते थे और न विशेष खतरा उठा सकते थे। पर इसका आशय यह नहीं कि वे देश सेवा और राजनीतिक आंदोलन के महत्व को न समझे। तो बहुत अच्छे से हमें भी यहाँ पे प्रेरणा मिलती है कि हम लोग अगर किसी बहाने, जैसे सांसारिक बंधन का कारण बताया, कारोबार का बताया, नौकरी का बताया, क्या हम गुरुदेव के कार्य को नहीं कर सकते? तो यहाँ पे देशबंधु अपने जीवन चरित्र से बताते हैं कि नहीं, हम लोग भी कर सकते, किसी भी प्रकार से हम उनका सहयोग करने में अपनी समर्थता बता सकते। जैसे चितरंजन बाबू कर रहे थे, वो सीधे तो राजनीतिक में सेवा नहीं दे सकते क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, पर वो अलग रूप से, है ना, जैसे सहयोग करना होता है वो ऐसे सहयोग करते रहते थे। सुविधा अनुसार आर्थिक सहायता और प्रेरणा देकर ही अन्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहते थे, क्योंकि उनके पास जो वकीलात करते थे तो आर्थिक संपन्न थे, तो आर्थिक सहायता करते थे और अन्य लोगों को राजनीति में प्रेरणा देते रहते थे। सन 1908 में राजनीतिक वातावरण में बहुत अधिक तीव्रता आ जाने पर भी अपने अपूर्व कानूनी ज्ञान द्वारा राजनीतिक अभियोगों के सहायता देने लगे। यानी कि जो लोग को अंग्रेज पकड़ लेते थे, उन पर कुछ मुकदमा चला लेते थे, तो वो उनका मुकदमा लड़ते थे। फिर जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतवासियों ने योजना और निश्चय पूर्वक स्वाधीनता संग्राम छेड़ा, तो उसके महत्व और आवश्यकता को समझकर वे सब कुछ त्याग कर उसमें कूद पड़े। लोगों का कहना है कि जिस समय नागपुर कांग्रेस में उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर अपनी वकालत को छोड़ा, उस समय उनकी आमदनी 50,000 रुपया मासिक तक पहुंच गई थी। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक समझे जाते थे और बड़े महत्वपूर्ण मुकदमों में उनका नियुक्त किया जाता था। कि यहाँ जब ये 50,000 रुपए की जो बात है, उस टाइम के तो बहुत सारे हो जाते होंगे, अभी गिनती करने बैठे तो, पर फिर भी वो ऐसे लोग व्यक्तित्व के धनी थे कि उन्होंने जब लगा कि नहीं, अब मुझे सच में राजनीतिक में जुड़ना चाहिए, क्योंकि अब स्वाधीनता संग्राम को अच्छे से छेड़ दिया गया था पूरी नेतृत्व योजना के साथ, तो उन्होंने फिर गांधी जी के आह्वान पर उनको जो वकीलात का जो था वो छोड़ दिया और पूरी तरह से स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के पश्चात उन्होंने बैरिस्टरी के मूल्यवान पोशाक की जगह खद्दर के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। एक सर्वस्व त्यागी सन्यासी की तरह लोक कल्याण का कार्य ऐसी संलग्नता के साथ किया कि एक वर्ष में ही वे भारतवर्ष के एक सर्वश्रेष्ठ नेता और बंगाल की एक छत्र सम्राट बन गए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया कि अगर हम पूरी तरह से संपूर्ण रूप से समर्पण की भावना के साथ किसी कार्य में जुड़ जाते हैं, तो फिर हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उनके महान त्याग और सेवा भाव को देखकर अन्य सैकड़ों साधन संपन्न व्यक्ति भी देश हित और बलिदान के मार्ग पर आगे बढ़े। गुरुदेव ऐसे कहते हैं ना, कथनी और करनी अगर एक कर लेते हैं तो हमारी बात को केवल कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको देखते ही वो लोग उस कार्य को करने के लिए और लोग भी प्रेरित हो जाते और जुड़ जाते। जैसे स्वाति दीदी ने शुरू किया वेब स्वाध्याय, हम लोगों को कुछ उससे प्राप्त हुआ, कुछ नहीं, बहुत सारा प्राप्त हुआ, तो फिर हम भी उसमें जुड़ गए, क्योंकि ये ऐसा कार्य है जो गुरुदेव चाहते थे कि उनके विचार स्वरूप को, उनके साहित्य स्वरूप को हम अच्छे से जाने
और समझे। तो जब ये कार्य हो रहा है तो हमें अच्छा लगता है, उससे जुड़ते और औरों को कोई जुड़ने की प्रेरणा देते। तो यहाँ पे भी यही बता रहे कि कुछ भी अगर किसी को बात बतानी है तो पहले अपने जीवन में उसको सार्थक करना पड़ता है, जैसे चितरंजन बाबू ने किया इस प्रकार से। आगे कहते हैं कुछ ही समय पश्चात उन्होंने अपना निवास स्थान तक राष्ट्रीय कार्य के लिए अर्पण कर दिया। आज भी उसमें चितरंजन सेवा सदन स्थापित है, जो स्त्री और बच्चों का सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है। यानी कि गुरुदेव की तरह उन्होंने भी अपना सब कुछ एक एक करके अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपना आर्थिक जो भी कुछ था वो सब कुछ समर्पित कर दिया राष्ट्र की ओर, लोक कल्याण के लिए। सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर भी श्री दास देश हित के बड़े बड़े कामों में पूरा सहयोग देते रहे, जिनसे भारतीय राजनीतिक आंदोलन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। सन 1905 में राजनीतिक आंदोलन के उग्र रूप धारण कर लेने पर सरकार ने एक परिपत्र निकाला, जिसके अनुसार छात्रों पर राजनीतिक आंदोलन, यानी कि अब तो पूर्ण रूप से वो समर्पित हो गए थे राजनीतिक क्षेत्र में और पूर्ण रूप से वो अपना कार्य जो है वो उसी में करते थे। फिर एक परिपत्र निकाला कि जो पढ़ रहे बच्चे किसी प्रकार भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि जो छात्र है वो लोग राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं ले सकते, ऐसा परिपत्र गवर्नमेंट ने निकाला। इसके अनुसार अनेक छात्रों पर जुर्माना किया गया और कहीं बेत लगाने की सजा भी दी गई। इसका प्रतिकार करने के लिए राष्ट्रीय नेता एक स्वतंत्र कॉलेज खोलने का विचार करने लगे, पर इतने बड़े कार्य के लिए साधन मिल सकना सहज न था। तब श्रीदास अग्रसर हुए और अपने परिचित एक धनी सज्जन से 1 रुपया चंदा लेकर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करा दी। जब राष्ट्रीय कॉलेज के अध्यक्ष यानी कि प्रिंसिपल पद के लिए उच्च कोटि के और राष्ट्रीय भावना वाले व्यक्ति की आवश्यकता हुई तो उन्होंने श्री अरविंद घोष से, जो उस समय बड़ौदा के गायकवाड़ कॉलेज में 750 रुपए मासिक पर वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे थे, कहा कि वे उस पद से त्याग पत्र दे दे और कलकत्ता आकर देश सेवा में भाग ले। श्री अरविंद ने इसे स्वीकार किया और वे ही नेशनल कॉलेज के सर्वप्रथम मुख्य अध्यक्ष बने। इस पद के लिए उनको केवल 150 रुपया मासिक दिया गया। तो बहुत यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि जब बच्चों पर कुछ परेशानी आती है तो उन लोगों ने क्या किया, एक खुद का ही कॉलेज खोलना शुरू कर दिया, मगर उसके लिए कुछ सहज साधन मिलना भी सहज नहीं था। तो दास जो चितरंजन दास जी से वो आगे आए, परिचित जो धनी थे उन्हें बोला कि केवल 1 रुपया चंदा लेकर उन्होंने ये शुरू किया। जिस प्रकार से अंशदान की यहाँ पे बात की कि अगर अंशदान पर अगर कुछ शुरू होता है तो सबको इसमें काम करने का और ही एक उत्साह और ही एक साहस मिल जाता है कि नहीं ये अपनेपन का वहां पे भाव आ जाता है कि नहीं ये मेरा है। जैसे अरविंद घोष को बोला कि आप यहाँ आ जाए, वो 750 रुपये मासिक की तनख्वाह छोड़कर 150 रुपये वाली तनख्वाह को स्वीकार करके वहां पे अपना योगदान देने लगे। तो दीदी प्रणाम, जय गुरुदेव। आगे जो भी दीदी तैयार है उनको ले लीजिए। स्वराज्य आंदोलन में सहयोग पेज नंबर जो रहेगा 15 जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति दीदी आपका, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। तो दीदी ने बहुत अच्छे से बताया कि जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम अपने चरम पर था, तब फिर हमारे चितरंजन दास बाबू जो थे वो अपनी वकालत को छोड़कर, अपनी बैरिस्ट्री को छोड़ करके और पूरी तरह से समर्पित भाव से उस संग्राम में महात्मा गांधी के साथ हो लिए। उन्होंने अपने बैरिस्टर के जो भी कपड़े होते हैं ना, कोट सूट पैंट टाई, वो सब उतार दिया और खादी को अपना लिया। अपना निवास स्थान को भी देश सेवा में लगा दिया और राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना जब सब लोगों ने मिल करके की, उसमें महर्षि अरबिंदो ने भी अपना योगदान दिया। तो इस तरह से मिल करके उन लोगों ने पूरे जो संग्राम थी उसका नेतृत्व का कार्य उन लोगों ने संभाला। आगे मैं पढ़ती हूँ। स्वराज्य आंदोलन में सहयोग। सन 1916 में होम रूल आंदोलन आरंभ होने पर दास बाबू राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव करने लगे। तो अप्रैल 1917 में उनको कलकत्ता में होने वाले बंगाल प्रादेशिक सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उनके नाम का प्रस्ताव रखते हुए बंगाल के पुराने नेता
श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भविष्यवाणी कर दी कि श्री दास शीघ्र ही भारत के अत्यंत विश्वास पात्र और लोकप्रिय नेता बनने वाले हैं, है ना। तो जब 1916 में होम रूल आंदोलन आरंभ हुआ और उन्हें लगा कि हाँ, राजनीतिक आंदोलन में हम सभी को आगे बढ़कर भाग लेना है। फिर 1917 में कलकत्ता में जो बंगाल की प्रादेशिक सम्मेलन हुआ, तो वहां पर उनके साथ जो पुराने नेता थे बंगाल के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, उन्होंने एक तरह से भविष्यवाणी कर दी थी कि दास जी बहुत जल्दी ही भारत के विश्वास पात्र और लोकप्रिय नेता बनने वाले हैं। इस सम्मेलन के अध्यक्ष पद से उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें सबसे मुख्य बात यह थी कि राष्ट्र की वास्तविक मनोवृत्ति को पहचान कर उन्होंने राजनीतिक आंदोलनकारियों को चेतावनी दी कि वे भारत की अंतरंग आत्मा को न समझकर यूरोप की नकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अपने देश में विदेशी राज्य पनपने के साथ साथ हमने यूरोपों की कुछ बुराइयों को अपना लिया और हम अपने सरल और उत्साहमय जीवन को त्याग कर सुख और विलासिता के जीवन में डूब गए। हमारे सभी राजनीतिक आंदोलन यथार्थता से दूर हैं, क्योंकि इनमें उन लोगों का कोई हाथ नहीं जो इस देश की असली रीढ़ हैं। उनका आशय था कि भारत के किसान, मजदूर और सामान्य जनता से वे जानते थे कि उनके जागृत हुए बिना न तो कोई आंदोलन शक्तिशाली बन सकता है और न देश का सच्चा कल्याण हो सकता है। उनकी यह भावना इतनी गहरी और सच्ची थी कि उन्होंने महात्मा गांधी को जन समुदाय को साथ लेकर आंदोलन करते देखा तो तुरंत अपना सर्वस्व अर्पण करके उनमें सम्मिलित हो गए। श्री दास का उपर्युक्त अभिभाषण इतना महत्वपूर्ण था कि बंगाल के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड रोनाल्डसे ने अपनी पुस्तक दी हार्ट ऑफ आर्यावर्त में उसकी चर्चा करते हुए लिखा था। तो किस तरह से जब उन्हें संबोधन करने का मौका मिला तो वो अपने क्योंकि उस समय था ना मीडिया का इस तरह से जो हम आज देख रहे हैं कि कोई भी न्यूज एक जगह घटती है या फिर कोई कार्यक्रम बनाया जाता है और तुरंत उसकी सूचना मिल जाती है, लेकिन उस समय इतनी सरलता से नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बताया क्रांतिकारियों से कि इस तरह से हम जब तक यूरोप की संस्कृति सभ्यता को अपनाते रहेंगे और उसी में डूबे रहेंगे तब तक हम अपने देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं। और उस आंदोलन में हमें अपने हमारा जो असली रीढ़ है देश की, वो है किसान है, मजदूर है, जो सामान्य जनता है, उन सभी को आगे आना होगा और सभी मिलकर के जब इस आंदोलन में जागृत रूप से भाग लेंगे तभी हम देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं। और जब उन्होंने महात्मा गांधी को देखा इस तरह से जन समुदाय को लेकर आंदोलन करते हुए तो फिर वो बिल्कुल उसके साथ हो लिए। और इसको देख करके जो वहाँ का तत्कालीन गवर्नर जो था बंगाल का, वो रोनाल्डो, वो अपनी पुस्तक में भी इस बात की चर्चा करता है कि दास ने जो कुछ कहा वह वास्तव में एक मिशनरी के उत्साह से कहा। यूरोपीय आदर्शों रूपी स्वर्ण पशु को उन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख दी और ऋषि के समान देश को उन्नति का रास्ता दिखाया। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर है कि वो भी मान रहा था कि जो यूरोप का कल्चर है ना, वो स्वर्ण पशु, मतलब उसको स्वर्ण पशु के रूप में बताया कि देखने में तो ऊपर से बहुत खूबसूरत होता है लेकिन वो समाज को खोखला करता चला जाता है। तो उसकी धज्जियां उड़ाने का साहस जो था वो दास जी के अंदर था और इस चीज को रोनाल्डो ने भी महसूस किया और एक ऋषि के समान देश को उन्नति का रास्ता बताया। तो जब एक पूरे समर्पण भाव से कथनी करनी एक होकर के देश के प्रति समर्पित होते हैं, जागृत आत्मा एक उठ खड़ी होती है, तो फिर देश को आगे बढ़ने से दिशा जब मिलती है तो उस पर चलने से देश का कल्याण बिल्कुल ही संभव हो पाता है। उग्र राजनीति में प्रवेश। अब श्री दास राजनीति तथा सार्वजनिक आंदोलन के क्षेत्र में दिन पर दिन आगे बढ़ने लगे। उन्होंने होम रूल आंदोलन में पूरा भाग लिया और श्रीमती बेसेंट को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने का प्रयत्न किया। उस समय तक कांग्रेस संगठन अधिकांश में नर्म दल वालों के हाथ में था और बंगाल के पुराने नेता श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी श्रीमती बेसेंट के बजाय राजा साहेब महमूदाबाद को उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। श्री दास ने इसका जोरों से विरोध किया।
कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो स्वागत समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष एक पुराने कांग्रेसी श्री वैकुंठनाथ सेन श्री दास के पिता के मित्र में से थे और इसलिए वे उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव रखते थे, पर देश हित का प्रश्न सामने आने पर वे उनका विरोध करने लगे। तो किस तरह से जब राजनीतिक और सार्वजनिक आंदोलन शुरू हुए और होम रूल जो आंदोलन हो गया, तो श्रीमती बेसेंट जो थी वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाने का प्रयत्न किया जाए। हालांकि जो पुराने बंगाल के नेता थे सुरेंद्र पाल जी, जिनको हम लोगों ने पहले भी जाना, तो उन लोगों ने विरोध किया और वो दूसरे को बनाना चाहते थे, महमूदा साहिबाद जी को, लेकिन जो हमारे राष्ट्र के हित में था तो उसको देखते हुए इनका दास जी का निर्णय था कि जो हमारे देश के हित में है हमें वही निर्णय लेना है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि स्वागत समिति का अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ ठाकुर को चुना जाए। अब कांग्रेस संगठन के भीतर पारस्परिक संघर्ष अनिवार्य हो गया। यह देखकर हाई कोर्ट के एक पूर्व जज सर चंद्र माधव घोष, जो दोनों के शुभचिंतक थे, बीच में पड़े और यह समझौता करा दिया कि श्रीमती बेसेंट को कांग्रेस का सभापति बनाया जाए और वैकुंठनाथ सेन भी अपने पद पर बने रहें। तो इस तरह से एक पारस्परिक संघर्ष जब है तो दो विचारधारा एक ही संगठन में हो जाता है तो फिर थोड़ी सी टकराव होती है, लेकिन फिर भी एक जो पुराने भूतपूर्व जज जी थे चंद्रमाधव घोष, जो कि दोनों को ही समझते थे और दोनों के ही शुभचिंतक थे, उन्होंने फिर बीच बिचाव कराया और श्रीमती बेसेंट को कांग्रेस का सभापति बनाया और वैकुंठनाथ जी को भी पद पर, मतलब दोनों में मेल मिलाप कर करके फिर वो लोग आगे बढ़े। वास्तव में श्रीमती बेसेंट ने उन दिनों भारतवर्ष के राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रशंसनीय साहस दिखलाया था और घोर परिश्रम किया था। एक विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारत को होम रूल, आत्मशासन का अधिकार देने के लिए समस्त देश में इतना जोरदार प्रचार किया कि भारत सरकार उससे भयभीत हो उठी और उनको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। उस अवसर पर देश बंधु चितरंजन दास ने एक सार्वजनिक सभा करके इस कार्य की आलोचना करते हुए कहा था, है ना, जहां भी जरूरत पड़ती थी वकालत की, जब वो लोगों को जरूरत होती थी कानूनी सहायता की तो वो भी दिया करते थे और सार्वजनिक सभा में भी वो इतनी दक्षता के साथ अपने बात को रखते थे। तो श्रीमती बेसेंट जो कि विदेशी थी लेकिन वो उन्होंने पूरा साथ दिया। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग विदेश में भी जो है वो सच्चे भारतीय हो सकते हैं, क्योंकि जो सच्चा तत्व दर्शन है उसको समझने वाले लोग। तो आत्मशासन का जो ये अधिकार होम रूल का सिद्धांत इन लोगों ने लेकर चले थे, तो उसमें उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। और भारत सरकार ने जब नजरबंद कर दिया तो फिर चितरंजन दास जी उन्होंने सार्वजनिक सभा की और आलोचना करते हुए कहा कि मैं नहीं समझता था कि मानवता के देवता का गला केवल एक बार ही घोटा गया था। अत्याचारियों और उपद्रवियों ने मानवता का गला बार बार घोटा है। मानवता पर होने वाला प्रत्येक आघात उनके तन में ठोकी गई एक नई कील के समान है। सही में कितनी बड़ी बात है कि कोई एक बार भारत माँ जो हमारी माँ थी, कोई एक बार उनका अत्याचार नहीं हुआ था, एक बार चिरहरण नहीं हुआ था, बल्कि बार बार जब भी मौका मिला तो अत्याचारियों और उपद्रवियों, आज भी वो खत्म नहीं हुआ है। पहले की अपेक्षा कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी वो ताकतें जो हैं वो हर समय हमारी माँ के सीने पर कील ठोकने के लिए आतुर हैं। तो हम सभी को बिल्कुल जागृत होना है। तो कितनी बड़ी बात है चितरंजन दास जी ने बताई। दास बाबू केवल कानून के ही बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं थे, वरन वे एक उच्च कोटि के साहित्यक और भक्त भी थे। उनकी प्रकृति सदैव बहुत कुछ आध्यात्मिक रही, इसीलिए आरंभ में तो उन्होंने कितने ही वर्षों तक राजनीति में सक्रिय भाग ही नहीं लिया, पर जब उस क्षेत्र में पैर रखा तो वे बहुत शीघ्र आगे बढ़ने लगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं
की तरह उनका यह उद्देश्य तो हरगिज न था कि इस कार्य द्वारा धन मान प्राप्त कर लें। ये दोनों बातें तो उनको पहले ही प्राप्त थी, इसीलिए वे अपनी आत्मा की पुकार पर ही देश सेवा के व्रती हुए थे और जब तक इस कार्य को किया अपना पवित्र धार्मिक कर्तव्य समझकर ही किया। तो यहाँ पर बहुत कुछ हम सभी को सीखने को मिल रहा है कि जब तक अपने देश, अपने गुरु, अपने भगवान के प्रति समर्पण भाव नहीं आएगा तब तक बस सिर्फ एक कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता के रूप में कि हाँ मतलब पेमेंट मिला, मान सम्मान मिला, कमाई हुई, हमारा वो बोलते हैं ना कि लोगों के बीच में चर्चा चली, हम प्रभावशाली बने, ये दिखाने के लिए जो लोग करते हैं तो वो ऊपरी दिखावा जो है वो किसी काम नहीं है। जब तक कि सच्ची भक्ति अपने अंदर से, जो कलेजे के अंदर से फूटता है, जो आदमी को अंदर से बेचैन कर देता है, वो चीज जब तक नहीं आएगा तो वो चीज हमारे दास बाबू में थी। और वो वकील तो थे ही, जहाँ जरूरत होती थी वो वकालत के थ्रू भी हमारे देशवासियों की, जो भी वहाँ के पकड़े जा रहे थे अंग्रेजी शासन के थ्रू, तो उनको भी सहायता करते थे। और नहीं तो फिर साहित्यिक और पूरी भक्ति के साथ साहित्य के माध्यम से, सार्वजनिक सभा के माध्यम से, हर तरह से वो अपने राष्ट्र को आजादी दिलाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज हम सभी को सीखने को मिल रही है कि हमें अपनी आत्मा की पुकार जरूर सुननी चाहिए कि हमारी देश, हमारी भारत माता है ना, हमारे गुरु, हमारे भगवान को क्या चाहिए और हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। जब वो दर्द अंदर से फूटेगा तो कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता और कोई भी घर में नहीं बैठ सकता कि हाँ हमें भी कुछ तो करना है। यही कारण है कि केवल 7-8 वर्ष कार्य करने का अवसर मिलने पर भी उन्होंने वह पेज पलट दीदी कार्य कर दिखाया जिससे उनका नाम अमर हो गया और उनकी गणना आधुनिक भारत के निर्माताओं में की जाने लगी। देश बंधु चितरंजन दास के उदाहरण से हमारे सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वाले सभी भाइयों को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि वे जो कुछ करें उसमें सच्चाई का पूरा ध्यान रखें। जो कार्य आंतरिक भावना से और स्वार्थ को त्याग कर किया जाएगा वह निश्चित ही श्रेष्ठता और वर्चस्व प्रदान करने वाला होगा। प्रत्यक्ष सफलता तो बहुत छोटी चीज है, महान कार्यों का फल प्रायः देर से ही प्रकट हुआ करता है। इसीलिए किसी भी सेवा कार्य में हमको हानि लाभ का विचार सर्वथा त्याग कर शुद्ध भाव से अपने कर्तव्य पालन का ही ध्यान रखना उचित है। तो सही में हम सभी की दृष्टि, हम सभी का हृदय इस बात को स्वीकार करे और समझे, आगे बढ़े कि जब तक कि आंतरिक भावना से समर्पण नहीं होगा, स्वार्थ को त्याग कर हम अपने देश के लिए, समाज के लिए सच्चे मन से सेवा भाव नहीं जगेगा, तब तक हम ना अपना कल्याण कर सकते हैं, ना देश राष्ट्र समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो जब हमें अपने समाज की, राष्ट्र की सेवा करनी है तो हमें अपने पर्सनल, अपने स्वार्थ की भावना को त्याग करना पड़ेगा और कर्तव्य भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे तो अभी 17 पेज है, ये देख लेती हूँ दीदी कि कितना ये वाला चैप्टर बड़ा है, फिर नहीं तो आगे दीदी को दे दूंगी। 1 मिनट। हाँ तो आगे ले लें दीदी, आप डेजी दीदी आप ले लें अभूतपूर्व त्याग और देश सेवा का व्रत। दीदी उनको अनम्यूट कर दीजिए। सभी को मेरा प्रणाम, जय गुरुदेव। स्वाति दीदी को कोटि कोटि प्रणाम। अभी तृप्ति दीदी और अनीता दीदी बहुत अच्छे से बताएं देश बंधु चितरंजन दास, जो कि त्याग और परोपकार के आराधक हैं, उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे मैं लेती हूँ अभूतपूर्व त्याग और देश सेवा का व्रत। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन किए जाने पर उसमें भी दास बाबू ने बहुत शीघ्र भाग लिया और कुछ ही दिनों में कांग्रेस के प्रमुख संचालक बन गए। बंगाल के कितने ही वर्षों से
आतंकवादी आंदोलन चल रहा था और वहाँ के नवयुवक देशोद्धार के लिए बम और पिस्तौल पर ही ज्यादा भरोसा करते थे। यह दास बाबू के ही अतुलनीय प्रभाव और महान त्याग का परिणाम था कि बंगाल गांधी जी की दीर्घ अनुयायी बन गया और वहाँ के कार्यकर्ता भी ने सरकारी दमन नीति से हटकर मुकाबला किया। असहयोग के कार्यक्रम में गांधी जी ने दो बातें प्रमुख रूप से रखी थी। एक, अदालतों का बायकॉट और दूसरा, शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार। इसमें से पहली बात का सबसे अधिक संबंध दास बाबू से था। वे कलकत्ता के ही नहीं वरन भारत के एक बड़े नामी वकील माने जाते थे। सन 1920 में उनकी आमदनी 50,000 रुपया मासिक तक पहुंच चुकी थी और वे महात्मा गांधी के शब्दों में शाही ठाट बाट के साथ रहते थे। जब कांग्रेस के आदेशानुसार वे श्री मोतीलाल नेहरू के साथ जालियांवाला बाग और पंजाब में होने वाले यहाँ कुछ मीठा हुआ दीजिए अत्याचारों की जांच कमेटी के सदस्य होकर गए तो 3 महीने में उन्होंने अपना 50,000 रुपया खर्च किया। तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि वे असहयोग आंदोलन में दास बाबू बहुत भाग लिए थे और उनका महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भी उनका बहुत ज्यादा भूमिका था। और एक, अदालत का बायकॉट और दूसरा, शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार। तो ये यहाँ बता रहा है कि इसमें जो दास बाबू थे तो सबसे अधिक वे कलकत्ता में ही नहीं वरन एक बड़े नामी वकील भी माने जाते थे और 1920 में उसकी आमदनी 50,000 रुपया तक पहुंच गई थी और वे महात्मा गांधी के शब्दों में वे बहुत ठाट बाट से रहते थे और वो मोतीलाल नेहरू के साथ जालियांवाला बाग पंजाब में कहते हैं अत्याचारों की जांच कमेटी के सदस्य होकर हो गए और उनका जो भी 50,000 था वे पूरा वहाँ खर्च किए। आगे पेज पलट रही हूँ। कांग्रेस की अदालतों और स्कूलों का बायकॉट का प्रस्ताव पास तो कर दिया गया पर उस वर्ष न तो किसी गणमान्य वकील ने अदालतों में जाना छोड़ा और न सरकार के स्कूल कॉलेज खाली हो गए। सन 1920 के अंत में नागपुर की कांग्रेस में यह कार्यक्रम पर पुनः विचार किया गया और महात्मा गांधी तथा दास बाबू के विचार विनिमय के उपरांत असहयोग का प्रस्ताव नए रूप में प्रस्तुत किया गया। दास बाबू आरंभ से ही विधान परिषदों से बहिष्कार के पक्ष में न थे। उनका कहना था कि हमको चुनाव में भाग लेकर अधिक से अधिक संख्या में काउंसिलों में जाना चाहिए और वहां सरकार के हर एक प्रस्ताव का अस्वीकृत करके शासन संचालन असंभव बना देना चाहिए। पर गांधी जी, नेहरू जी तथा पटेल आदि चुनाव में भाग लेने के विरोधी थे। अंत में गांधी जी ने काउंसिलों का बहिष्कार की बात के प्रस्ताव में से निकाल दिया और के स्थान पर जोर दिया गया कि नर्म दल के जो नेता निर्विरोध चुनकर काउंसिलों में चले गए हैं वे त्याग पत्र दे दें। समझौता हो जाने पर असहयोग का प्रस्ताव स्वयं दास बाबू ने ही उपस्थित किया, जो पहले अधिवेशन के प्रस्ताव पर अधिक जोरदार और व्यवहारिक था। उसमें कहा गया कि अदालतों और स्कूल कॉलेजों का बायकॉट धीरे धीरे नहीं तुरंत किया जाना चाहिए। लोगों को यह सलाह दी गई कि वे सरकार के सहयोग देना बंद कर दें। यहाँ दास बाबू की परीक्षा का अवसर था जब वे देश की अदालतों के बायकॉट के लिए वकीलों का आह्वान कर रहे थे तो स्वयं वकालत कैसे कर सकते थे। उन्होंने उसी समय यह घोषणा कर दी कि अब वकालत करना छोड़ देंगे। इससे कांग्रेस का वातावरण एक नवीन उत्साह से भर उठा और एक के पश्चात एक अनेक व्यक्ति त्याग करने को प्रस्तुत हुए। अनेक लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी और अनेकों ने बड़ी बड़ी उपाधियों को ठुकरा दिया। तो इनका साथ देने के लिए जो सभी लोग
आगे आए और ये स्वयं वकीलों का आह्वान कर रहे थे। तो ये अपना कहते हैं कि हाँ वकालत वो छोड़ दिए और उसमें घोषणा कर दी थी, ये उसको घोषणा भी कर दिए और इससे कांग्रेस का वातावरण में एक नवीन उत्साह भर उठा और सभी लोग अपना त्याग करके नौकरी को छोड़ करके इनके सहयोग के लिए आगे आए। नवयुवकों का संगठन नागपुर कांग्रेस से लौटते ही दास बाबू ने असहयोग कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रयत्न कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उत्साही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता अनुभव की। यहाँ उनके लिए जो उत्साही कार्यकर्ता की आवश्यकता यहाँ अनुभव की जा रही थी। 10 और 11 जनवरी को उन्होंने विराट सार्वजनिक सभाओं में भाषण के लिए और बंगाल में छात्रों से अपील की कि मातृभूमि की पुकार सुनकर कर्म क्षेत्र में आए। इसके फलस्वरूप सबसे पहला दल बंगवासी कॉलेज से आया। इसके पश्चात रिपन कॉलेज, सिटी कॉलेज और विद्यासागर कॉलेज के छात्र भी बाहर आ गए। यहाँ सभी छात्र मतलब यहाँ जो मातृभूमि के लिए पुकार सुनकर सब लोग कॉलेज छोड़ के इनके साथ देने के लिए सभी लोग आए हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनकी पढ़ाई 1 या 2 वर्ष के लिए रुक जाए तो कोई बड़ी हानि न होगी, परंतु स्वराज युद्ध में भाग लेना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार का अर्थ इतना ही नहीं कि पढ़ना लिखना बंद करके घर में बैठा रहे अथवा आवारागर्दी करे, वरन छात्रों को शहरों और ग्रामों में असहयोग के कार्यक्रम और अन्य आवश्यक कार्यों के प्रचार का संचालन करना चाहिए। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि ऐसा राष्ट्रीय कॉलेज होना चाहिए जहां सरकारी कॉलेजों को छोड़ने वाले छात्र बाहर चाहे तो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। श्री दास ने उनसे भी उचित समझा और मौजूदा कॉलेज से बातचीत की और उसमें से कोई राष्ट्रीय कॉलेज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं। जब उन सबको साल मटूल करके देखा गया तो एक नया कॉलेज स्थापित करने का निश्चय कर लिया गया। लगभग 1 मास के भीतर ही सब व्यवस्था करके बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कर दी गई, जिसके प्रधानाध्यापक श्री सुभाष चंद्र बोस बने। महात्मा गांधी ने कलकत्ता में आकर स्वयं इसका उद्घाटन किया। तो यहाँ स्वराज के लिए सभी जो छात्र थे वो इस कॉलेज छोड़कर सब लोग आगे आए। और यहाँ शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार का अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि पढ़ना लिखना बंद करके बैठे या आवारागर्दीकरण, वरन कहते हैं कि छात्रों और ग्रामों में असहयोग के कार्यक्रम और यहाँ जो आवश्यक कार्यों का प्रचार प्रसार का जो संचालन हो रहा था उसके लिए छात्र के लिए अलग कॉलेज होना कार्य जरूरी है। और वहाँ स्थापना की गई और उसके प्रधानाध्यापक जो बने वो सुभाष चंद्र बोस बने और बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और महात्मा गांधी ने कलकत्ता आकर ये जो कॉलेज बना तो उसका उद्घाटन किए। श्री सुभाष चंद्र बोस दास बाबू के संपर्क में उसी समय आए और यह घटना भी हमारे नव युवकों के लिए एक बड़ी प्रेरणादायक है। वे सन 1993 में ICS की परीक्षा देने विलायत गए थे और वहाँ उन्होंने अगस्त 1919 दीदी 1919 में अच्छा 1919 है, सॉरी दीदी 9 हमको दिख रहा था। 1919 में ICS की परीक्षा देने विलायत गए थे। वहाँ उन्होंने अगस्त 1920 में परीक्षा पास कर ली थी, जिसमें समस्त परीक्षार्थियों ने उसका नंबर 4था रहा। ये सुभाष चंद्र बोस दास बाबू के संपर्क में आए थे और उसी समय कहते हैं यह घटना हमारे लिए नवी बहुत प्रेरणापद ये घटना है। और वे सन 1919 में ICS की परीक्षा के लिए विलायत गए और 1920 में वो उनका स्थान जो था वहाँ 4था रहा। इस पर उनको उसी समय तेज बदल रहा भारतीय सिविल परीक्षा में स्थान मिल गया।
पर वे कैम्ब्रिज का बीए भी पास करना चाहते थे, इसलिए कुछ महीने के लिए इंग्लैंड में रुक गए। उसी समय नागपुर कांग्रेस के असहयोग का प्रस्ताव पास किया और देश बंधु चितरंजन दास ने बंगाल के युवकों को देश सेवा के लिए आह्वान किया। जब यह समाचार इंग्लैंड में अध्ययन करते हुए सुभाष ने पढ़ा तो उनको यह अनुभव हुआ कि इस अवसर पर उसका स्थान कलेक्टर और कमिश्नर की कुर्सियों पर नहीं, वरन उन देशभक्तों की टोली में है जो अपने भविष्य ख्याल छोड़कर मातृवेदी पर अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं। बस उन्होंने 16 फरवरी 1921 को श्री दास को एक पत्र भेजा जिसमें भारत के राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की हार्दिक अभिलाषा प्रकट की थी। संभवतः आप मुझे नहीं जानते, परंतु याद करते पर शायद आप मुझे पहचान ले। मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूँ, परंतु इससे पहले मुझे अपनी वफादारी का प्रमाण देना चाहिए। मेरे पिता बाबू जानकी नाथ बोस कटक में वकालत करते हैं। मेरे एक बड़े भाई शरद चंद्र बोस कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर हैं। हो सकता है आप मेरे पिता को भी जानते हैं, परंतु मेरे भाई को तो अवश्य ही जानते होंगे। मुझे सरकारी नौकरी कतई पसंद नहीं। मैं अपने पिता और भाई को लिख दिया है कि मैं सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ, परंतु अभी तक मुझे उसका उत्तर नहीं मिला है। उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए मुझे यह बतलाना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मैं क्या करूँगा। अगर मैं देश सेवा करना चाहता हूँ तो बहुत से काम कर सकता हूँ, जैसे नेशनल कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ, अखबारों का संपादन और प्रकाशन कर सकता हूँ, जनता में शिक्षा प्रचार कर सकता हूँ। देश की स्थिति सबसे अधिक आपको मालूम है। मुझे पता चला है कि आपने ढाका और कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोले हैं और अंग्रेजी तथा बांग्ला दोनों भाषाओं में स्वराज नामक पत्र निकालना चाहते हैं। मैंने यह भी सुना है कि देश के कई स्थानों में ग्राम संगठन आरंभ किए जा चुके हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आप मातृभूमि की सेवा के क्षेत्र में मुझे क्या काम दे सकेंगे। मेरी शिक्षा अथवा इसका अनुभव अधिक नहीं है, परंतु मुझ में एक नवयुवक की शक्ति है। मैं अविवाहित हूँ। जहाँ तक अध्ययन का संबंध है, मैंने कलकत्ता में और यहाँ इंग्लैंड में भी दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया है। देशभक्ति की जो लहर आपने भारत में उठाई है, उसमें ब्रिटेन का जो स्पर्श किया है, यहाँ की मातृभूमि की पुकार सुनाई पड़ रही है। इस समय ऑक्सफोर्ड के एक मद्रासी छात्र ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है और यह अपना काम आरंभ करने भारत वापस जा रहा है। कैम्ब्रिज में कभी कुछ नहीं किया है। हालांकि असहयोग के बारे में यहाँ चर्चा काफी हो रही है। मेरा विश्वास है कि अगर कोई मार्गदर्शन करे तो दूसरे लोग उसका अनुगमन अवश्य करेंगे। मातृभूमि की बलिवेदी पर बलिदान करने वाले आप प्रमुख व्यक्ति हैं। मैं अपनी आत्मा, शिक्षा, बुद्धि, शक्ति और उत्साह जो कुछ मेरे पास है उसके साथ अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने के लिए मेरे पास अपने शरीर और अपनी बुद्धि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यहाँ पत्र जो लिख रहे हैं वो सब है यहाँ। यह था श्री दास के आत्म बलिदान का प्रभाव कि उसके 6000 मील दूर बैठे युवकों के हृदय में खलबली मचा दी। कहाँ तो ये लोग भारतीय सिविल सर्विस की ऊंची ऊंची नौकरियां प्राप्त करने की ठाट बाट से जीवन बिताने का स्वप्न देख रहे थे और वहाँ दास बाबू की अपील की प्रतिध्वनि सुनकर जन आंदोलन में कूदने और जेल जाने को उतावले होने लगे। वास्तव में एक सच्ची आस्था जिस समय जागृत हो जाती है, वह अन्य अनेक आत्माओं की भी
आत्माओं की निंदा को भंग कर देती है। इसलिए संसार में आत्मत्यागी महापुरुषों का सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है, जिससे उसका उदाहरण देकर अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरणा मिले और सेवा तथा त्याग का महान परंपरा अग्रसर होती जाए। आगे लगता नहीं है दीदी। जी दीदी, हाँ, यही यही हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हमारा समय भी हो गया है और यहाँ फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। बहुत तो आगे लेना धन्यवाद। है? नहीं दीदी, इतना ही पर हम समापन कर देंगे। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी। स्वाति दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? दीदी आप समराइज कर दो, खांसी आ रही है बहुत। अच्छा, ठीक है दीदी। तो इस तरह से हम लोगों जी दीदी, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्वाधीनता आंदोलन में पूरी तरह से राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और उन्होंने भी अपनी नौकरी को छोड़ दिया, अपने कपड़े को, अपने निवास स्थान सभी को देश से भक्ति, देश को समर्पित कर दिया और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह से चल पड़े। और दो चीजों को लेकर के वो लोग चले हैं ना, एक तो शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया जो सरकारी थे, है ना, और अदालत, तो अदालत का और शिक्षा संस्थान जो भी सरकारी थे उसका बायकॉट उन्होंने किया। उसके लिए उन लोगों ने चंदा किया, फिर नए राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसमें किस तरह से निर्दोषों को भूल दिया गया था। एक बंद, जहां संकरे रास्ते में सभी मतलब दरवाजे बंद और उसके बीच में गोलियों की दंदनाहट से वहां हजारों हजार की संख्या में बिल्कुल मतलब भूंजे की तरफ भूंज दिया गया था सभी को। तो वो एक बहुत दर्दनाक घटना थी। आज भी मतलब बचपन में जो हम लोगों ने पढ़ा था पढ़ाई के समय, ये वाली घटना अभी भी हम सभी के जहन में उसी तरह से मौजूद है। तो उसके भी जो सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाई गई थी, तो उसमें भी इन्होंने, दास बाबू ने नेतृत्व किया था। फिर इन लोगों ने राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की। शुरू में तो उन लोग असफल रहे, लेकिन फिर से दोबारा उस पर गांधी जी और दास बाबू मिलकर विचार करते हैं, फिर 1-1 रुपया चंदा लेकर के। और जब दास बाबू ने अपने वकालत का बहिष्कार किया कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा, अपनी वकालत को छोड़ दूंगा, तो फिर जो आम जनमानस थी उन लोगों में भी हिम्मत बंधी और वो लोग भी जो थी वो अदालत का बहिष्कार और शिक्षा कॉलेज से उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया। और इस तरह से ये आंदोलन और तेज पकड़ा। इस बीच में सुभाष चंद्र बोस से भी उनकी मुलाकात होती है और वो ICS की परीक्षा देते हैं और फिर उसको पास करते हैं। लेकिन विदेश में रहते हुए भी जब भारत से और इन लोगों के आह्वान, दास बाबू के आह्वान, उनकी अपील उन लोगों तक पहुंचती है और वो लोग अपने इस डिग्री को, इतनी मेहनत से पाए हुए डिग्री को, इतने उच्च पद सबको छोड़ छाड़ करके देश सेवा के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अपने को सब कुछ समर्पित करके, और फिर वो एक मतलब चिट्ठी लिखते हैं दास बाबू को कि हम समर्पित हैं, हमारे पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन हम नेशनल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, अखबार का संपादन कर सकते हैं, शिक्षा प्रचार कर सकते हैं और भी जो भी काम राष्ट्र सेवा, देश सेवा, क्योंकि हम 9 युवक हैं। यहाँ ये भी बताया जा रहा है ना कि 9 युवकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, है ना। उसमें एक अलग तरह की शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। अगर उसका सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो फिर परिणाम जो होते हैं वो श्रेयस्कर होते हैं। तो इस तरह से सभी ने मिल करके और देश सेवा के लिए अपने को समर्पित किया और अंग्रेजी का बहिष्कार करते हुए और एक तरह से समाज का नेतृत्व इन लोगों ने अपने हाथ में लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा दीदी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है, 1 मिनट देख लेती हूँ। मातृभूमि की वेदी पर सर्वस्व अर्पण। तो
ये हम लोग शाम में पढ़ेंगे आद्य शक्ति में। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। सभी लोग अपने थोड़ा थोड़ा विचार अगर देना चाहते हैं तो प्लीज फटाफट आप लोग क्वेश्चन टच कर लें, और हमारे होस्ट दीदियों से भी आग्रह है कि वो लोग भी अपने विचार जरूर इसमें दें। प्लीज क्वेश्चन टच कर लें सभी दीदी। कोई कुछ करना चाहता है तो जरूर बताएं, वरना हमारे होस्ट लोग भी प्रणाम दीदी। हमारा समर्पण भाव होना चाहिए देश के प्रति, और हम ये नहीं सोचें कि हम पढ़ाई लिखाई करके ही आगे अति कर सकते हैं। वो यहाँ कॉलेज के बच्चे लोग, जो लड़के लोग भी थे, वो लोग स्वाधीनता के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना पढ़ाई छोड़कर और वो स्वराज के लिए आगे बढ़े, आगे आए। तो हम लोग को भी हमेशा कोई चीज के लिए भी तत्पर रहना चाहिए, और समर्पण, अपना समर्पण जरूर होना चाहिए। समर्पण भाव से ही हम कुछ भी कर सकते हैं, त्याग की भावना होनी चाहिए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें है कि शिक्षा का भी सदुपयोग होना चाहिए दीदी, है ना। जो जहाँ जिस पद पर है, जैसे उन्होंने जब जरूरत पड़ी तो अपने वकालत का भी सदुपयोग किया, और फिर अपने साहित्य का जो ज्ञान था, जो भी प्रकाशन का था, हर जो भी अपने गुण थे वो उसको समाज के लिए न्यौछावर करना। और यहाँ पर ये बताया गया कि 1-2 साल यदि पढ़ाई छूट भी जाए तो कोई गम नहीं, उसको तो रिकवर किया जा सकता है। लेकिन ये जो एक लहर होती है ना, एक आजादी की लहर जो है, ये आग अभी भड़की हुई है। ये हर समय वो स्थिति परिस्थिति नहीं होती है। तो आज का जो परिस्थिति है उसमें बस ये आहुति की जरूरत है। तो इस आह्वान पर सभी नवयुवकों को ये बात समझ में आ गई, और सभी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हर तरह से, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो। फिर उन्होंने राष्ट्रीय पैरेलल में साइड में उन्होंने शिक्षा का भी प्रबंध किया ताकि पढ़ाई भी जारी रह सके। तो हर तरह से समाज का नेतृत्व इन लोगों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो अब हमारा समय भी हो चला है, तो मैं चाहूंगी कि आहुति के लिए दीदी लोग क्वेश्चन टच कर लें, और देखूं कोई। और विसर्जन नहीं होगा अभी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हाँ, तो आगे लेती हूँ। तो डेजी दीदी आप यहीं से शुरुआत कीजिए गायत्री मंत्र की आहुति लेते हुए। आप अपना जी दीदी, आइए हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो आत्मसात हो इसी भावना से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रैदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रैदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रैदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। सभी स्वस्थ हो, निरोग हो इसी भावना से। आज जिनका भी जन्मदिन हो उनके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन के लिए। जिनका विवाह दिवस हो उनका मंगलमय सुखप्रद जीवन के लिए। आइए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति प्रदान करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। यह आहुति आत्माओं की शांति के लिए दी जा रही है। ओम सन्नो मित्र संवरुणा सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुरुक्रमा स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम् इदं नमः। ओम तन्नो मित्र संवरुण तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुरुक्रमा स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम् इदं नमः। ओम तन्नो मित्र संवरुण तन्नो भवत्वर्यमा तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुरुक्रमा स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम् इदं नमः। पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् आहुति। ओम पृथ्व्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्य स्वाहा स्वाहा। ओम असुरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं नमः। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे, इसी भाव के साथ शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिरभवतु। देव शक्तियों को नमस्कार। ओम नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। सहस्रकोटियुगधारणे नमः। विसर्जनम। आइए हम दीदी विसर्जन नहीं होना था। अच्छा जी दीदी, मेरे को पता नहीं था, मैं सुबह जुड़ी नहीं थी। दीदी कल पढ़ने के लिए कौन नाम देना चाह रहा है? कैवल्य पद के लिए पूछ लेते हैं हम लोग। कल 32 नंबर का सूत्र पढ़ा जाएगा, जो इंटरेस्टेड है वो बता दे कौन है इसमें।
लीला मिश्रा दीदी ने क्वेश्चन टच किया दीदी। नीता दीदी ने। जी दीदी मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। लीला दीदी आप 32 नंबर का सूत्र कल पढ़ा जाएगा दीदी, तो आप ले लीजिएगा। ठीक है दीदी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए प्रणाम का क्रम सब लोग कर ले। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। सभी दीदी लोग को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम सभी मिल करके आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने भी जीवन में हम सभी उतारें कि हमारी भी कथनी और करनी जब एक होगी, देश समाज के लिए बिल्कुल शुद्ध भाव से समर्पण होगा, तो हम नेतृत्व करने लायक बनेंगे। तो अब हमारे पीछे भी सेना तैयार होगी और हम समाज निर्माण में अपना योगदान और भी अच्छी तरह दे सकेंगे। जय गुरुदेव दीदी। सभी को प्रणाम। जी मधु दीदी हम लोग लिव करें। जी दीदी लिव करते हैं। कर दें बंद मीटिंग बंद करते हैं। ठीक है। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। कल सब लोग जुड़िए अंतर जगत की यात्रा में।